ड्रीमर्स, डूअर्स, वर्ल्ड चेंजर्स। सफलता का रहस्य, विश्व के महान उद्योगपतियों की प्रेरक कहानियां। Pursue excellence with dedication. Wealth will follow as a natural consequence. दुनिया के 90% उद्योगपति सेल्फ मेड हैं। ये वो विजनरी हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि दुनिया बदलने का सपना देखा। अमेरिका से भारत तक के महान उद्योगपतियों ने धन नहीं, बल्कि एक्सीलेंस, इनोवेशन और ऑब्जेक्टिव को अपना लक्ष्य बनाया। ऐसा करके उन्होंने उद्योगों को रीडिफाइन किया, समाज को ऊंचा उठाया और इतिहास रच दिया। एंड्रू कार्नेगी। स्कॉटलैंड में जन्मे एंड्रू कार्नेगी विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति थे। उनके स्थापित ट्रस्टों ने मानवतावादी दृष्टि से अंग्रेजी भाषा भाषी विश्व की साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा एवं समाज सेवा की दिशा में सेवा का ब्राइट विजन प्रस्तुत किया। एक गरीब बुनकर के बेटे एंड्रयू कार्नेगी ने $1.2 प्रति सप्ताह की मजदूरी से शुरुआत की, पर उनके अथक परिश्रम ने उन्हें इस्पात उद्योग का सुल्तान बना दिया। उनका दर्शन था, धन का सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने अपनी 90% संपत्ति दान कर दी और 2500 से अधिक पुस्तकालय बनवाए। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने 12 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया, उनकी डायरी में लिखा था, आज मैंने 12 घंटे काम किया और 2 घंटे पढ़ाई। मेरा लक्ष्य है दुनिया को बेहतर बनाना। कार्नेगी का सिद्धांत था, परिश्रम और दृढ़ता सफलता की वास्तविक नींव है, धन तो केवल एक साधन है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कार्य केवल परिश्रम से सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। जमशेदजी टाटा, भारतीय उद्योग के पितामह। जमशेदजी टाटा ने 1960 में जमशेदपुर, तत्कालीन साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टीएसको की स्थापना की, जो भारत का पहला निजी इस्पात संयंत्र था। इस संयंत्र में 1912 में पहली बार इस्पात का उत्पादन हुआ। इसके अलावा 1903 में उन्होंने मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल की स्थापना की, जो भारत का पहला लग्जरी होटल था। इस होटल का निर्माण उन्होंने उस अपमान के बाद किया जब उन्हें एक यूरोपीय होटल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। जमशेदजी टाटा की ये उपलब्धियां भारतीय उद्योग और आतिथ्य क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए और कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम शुरू किए। उनका लक्ष्य लाभ नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण था। टाटा का सिद्धांत था, औद्योगिक शक्ति के बिना स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं। वर्ष 2021 में जमशेदजी टाटा को एडल गिव हुरुन फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी लिस्ट में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट घोषित किया गया। उनके दान का कुल मूल्य $102.4 बिलियन आंका गया, जो बिल गेट्स के $75.8 बिलियन तथा वॉरेन बफे के $46.1 बिलियन जैसे प्रमुख दानदाताओं से भी अधिक था। यह उपलब्धि टाटा सन्स की 2/3 हिस्सेदारी को चैरिटेबल ट्रस्ट्स को समर्पित करने के उनके निर्णय का परिणाम है, जिससे समूह के लाभ का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में निवेशित होता है। यह परंपरा 1892 में जे.एन. टाटा एंडोमेंट की स्थापना से शुरू हुई थी, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहला छात्रवृत्ति कार्यक्रम था। जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा ने विनम्रता और साहस का प्रतीक बनना चुना। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई, आतंकवाद के बाद मुंबई के साथ खड़े हुए और टाटा समूह की संपत्ति को भारत की सेवा में लगाया। टाटा का सिद्धांत था, लिफ्ट नहीं, सीढ़ियों से जाओ। सफलता अर्जित की जाती है, विरासत में नहीं मिलती। धीरूभाई अंबानी, शिक्षक का बेटा जिसने साम्राज्य बनाया। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक मध्यम वर्गीय मौद बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे।
आर्थिक स्थिति सीमित होने के कारण उन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कार्य करने लगे। 17 वर्ष की आयु में 1949 में धीरूभाई अंबानी अपने भाई रमणीक लाल के साथ नौकरी की तलाश में यमन के अदन शहर चले गए। वहां उन्होंने व्यापार के गुण सीखे। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद 1958 में वे भारत लौट आए और मुंबई में अपने व्यापारिक सपनों की नींव रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन से रखी। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शुरुआत की, न धन न संपर्क, पर उनके अदम्य साहस और बड़ा सोचो, तेजी से करो के सिद्धांत ने रिलायंस को वैश्विक महाशक्ति बना दिया। उन्होंने लाखों छोटे निवेशकों को सशक्त बनाया, साबित किया कि कैपिटलिज्म भी इंक्लूसिव हो सकता है। धीरूभाई अंबानी का सिद्धांत सीधा था, कुछ भी असंभव नहीं, बस थोड़ा ज्यादा मेहनत करो। अगर तुम अपना सपना नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हें उसका सपना बनाने के लिए नौकरी पर रख लेगा। नारायण मूर्ति, कोड ब्रेकर, जिन्होंने भारत को आईटी मानचित्र पर रखा। नारायण मूर्ति का जन्म कर्नाटक के चिक्कबल्लापुरा जिले के एक छोटे शहर सिद्लघट्टा में हुआ था। मूर्ति युवावस्था से अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे और विशेष रूप से गणित और विज्ञान में रुचि रखते थे। 2 जुलाई 1981 में उन्होंने 6 सॉफ्टवेयर पेशेवरों के साथ $250 के शुरुआती पूंजी निवेश के साथ इन्फोसिस की स्थापना की, जो उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने प्रदान की थी। मूर्ति 1981 से 2002 तक 21 वर्षों तक इन्फोसिस के सीईओ रहे। इन्फोसिस केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक आंदोलन थी। उनका कंपास ओवरक्लॉक दर्शन शॉर्टकट पर मूल्यों को प्राथमिकता देता था, जिसने भारत को वैश्विक आईटी शक्ति बना दिया। मूर्ति का सिद्धांत, सफलता वैल्यू क्रिएशन में है, वैल्यूएशन में नहीं। It was a difficult journey. It required considerable sacrifice from people. Our families were extremely encouraging of our effort. There was a lot of unemployment amongst Indian engineers. Therefore, my desire was to do something whereby these youngsters could add value to the most competitive economies in the world. Well, the idea was to create India's first company of the professional, for the professional and by the professional. सुधा मूर्ति ने न सिर्फ नारायण मूर्ति का साथ निभाया, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने के लिए अपने सपनों की भी आहुति दी। उनकी दूरदृष्टि, विश्वास और त्याग ने इन्फोसिस जैसी विश्वविख्यात कंपनी की नींव रखने में अमूल्य भूमिका निभाई। In olden days, there used to be tapas. Rishis will go to the forest, sit there. How many years I do not know. They meditate and get. Today, all these youngsters and old people like Narayan Murthy, all of you did tapas 30 years. It was not a magic wand. You touch here and you will get a palace. You touch Infosys in 1981 and what it is today in 2023. A person gives all his life, his younger days, his, all things, his tensions, his aspirations, everything to one tapas, that is their company. And a woman has to be stronger than a man. He may be very strong in his company. I am double of that because I have to withstand that all pressure. स्टीव जॉब्स, द डिजाइन गॉड। सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव एक सीरियाई ग्रेजुएट छात्र अब्दुल फत्ताह जंडाली और अमेरिकी छात्रा जोआन शीबले के बेटे थे। लेकिन उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उन्हें पालने के लिए तैयार नहीं थे। स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। पॉल जॉब्स, जो एक मशीनिस्ट थे, स्टीव के जीवन में एक मार्गदर्शक बन गए। स्कूल के बाद उन्होंने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी और वे अपने गोद लेने वाले माता पिता पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। सिर्फ 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन सीखने की भूख
खत्म नहीं हुई। स्टीव ने अपने मन की सुनी और कैलीग्राफी की एक कक्षा में बैठना शुरू किया। वहां उन्होंने सीखा अक्षरों की बनावट, स्पेसिंग, सौंदर्य और संतुलन। कैलीग्राफी ने आगे चलकर मैकिंटॉश कंप्यूटर की आत्मा रच दी और एप्पल के डिजाइन में गहरी छाप छोड़ी। स्टीव के भीतर एक बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बदलने की, और यही बेचैनी बनी एप्पल की नींव। 1976 एक साधारण गैराज में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक और रॉन वेन ने मिलकर शुरू किया एप्पल। उनका सपना था ऐसा कंप्यूटर बनाना जो हर इंसान के घर में हो, तकनीक को आम आदमी की हथेली तक लाना। मैकिंटॉश ने वो कर दिखाया। पहली बार टेक्नोलॉजी सुंदर, सरल और इंसान के अनुकूल बनी। लेकिन सफलता के बीच एक तूफान आया। सिर्फ 30 की उम्र में स्टीव को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जिसे बनाया वही छिन गया। पर जॉब्स रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं अब भी प्यार करता था जो मैं करता था, यही मुझे आगे बढ़ाता रहा। और यही पराजय उसका पुनर्जन्म बन गई। उसने नेक्स्ट की स्थापना की, एक नई सोच, एक नया सिस्टम। फिर आया पिक्सार और सिनेमा की दुनिया को मिला टॉय स्टोरी, पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म। उसने विनम्रता से स्वीकार किया, मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया। यह कोई पछतावा नहीं था, बल्कि आत्मस्वीकृति थी। यही थी उसकी सच्चाई की पहली पहचान। Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. I dropped out of Reed College after the first 6 months. स्टीव जॉब्स ने कहा था, दीवारों के बाहर देखो, जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास करो। और जब मृत्यु ने दस्तक दी, कैंसर का निदान मिला, तब उसने मृत्यु को भी एक शिक्षक की तरह देखा। उसने कहा, याद रखें कि आप मरने वाले हैं। यह जानना सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ खोने के डर से बचें। उसने सलाह दी, अपने दिल की सुनो, अपने जुनून का पालन करो, क्योंकि महान कार्य केवल तब होते हैं जब आप जो करते हैं उससे प्रेम करते हैं। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यही है उस साधक की अंतिम सीख जिसने तकनीक को कला में बदला। देश बदलते रहे पर जुनून एक सा रहा। ये हैं भारत और अमेरिका की जमीन पर उगे उन विजनरीज की गाथाएं जिन्होंने सिद्ध किया कि सफलता की कोई जात पात नहीं होती। पिट्सबर्ग से मुंबई तक इन महारथियों ने एक सत्य सिद्ध किया, धन कभी सफलता का मूल नहीं होता। वह तो केवल अथक परिश्रम, नैतिक साहस और स्वयं से बड़े स्वप्न का फल है। तो अब आपसे प्रश्न, क्या आप धन का पीछा करेंगे या एक विरासत का निर्माण करेंगे? Wealth is a byproduct of excellence. Focus on action and rewards will follow. पैसा मकसद नहीं, परिणाम है। सफलता गंतव्य नहीं, सफर है। और विरासत वह निशानी है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस उद्योगपति से सबसे ज्यादा प्रेरित हैं।